नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेट के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और जो आपका स्टेट है वो 18 जनवरी को है। देखिए, मैं बीच में 3-4 दिन के लिए वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए हम सॉरी भी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करते हैं अपना अलंकार प्रकरण। देखिए, जो आपके व्याकरण है ना, व्याकरण वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपका सिर्फ अलंकार रहता है और हम आज इसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका रहता है साहित्य। साहित्य में भी हमने रामायण, महाभारत और कालिदास को कर लिया है। ठीक है, तो जो बाकी के आपके 15 दिन हैं बचते हैं आपके, तो उसके अंदर हम अपने साहित्य को भी हम कवर कर लेंगे। देखिए, जो मेरी वीडियोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप केबीएस की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका स्टेट भी आ गया है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला स्टेट है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपकी वैकेंसी निकलनी है। ठीक है, केबीएस में तो ऑल इंडिया में फॉर्म फिल हुए हैं, लेकिन हरियाणा में आपका लगभग हरियाणा से फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, अगर एक मौका नहीं है तो दूसरा आपके लिए तैयार रहेगा, अगर आपका ये स्टेट क्लियर है। ठीक है, देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने आप को हर टाइम के लिए अपने आप को तैयार रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम करते हैं भाई अपना अलंकार स्टार्ट। देखिए, अलंकार में क्या है आपका अलम अव्यय और डुकरीय धातु। अलम अव्यय और डुकरीय धातु है और घय प्रत्यय है। जो आपका घय प्रत्यय है ना, तो इससे बनने वाला शब्द हमेशा क्या होता है पुल्लिंग। घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द आपका क्या होता है पुल्लिंग। ठीक है, जिसके अंदर डुकरीय के अंदर जो आपका अंतिम यह है, इसकी किससे आपकी लोप संज्ञा हुई है, आपकी इत संज्ञा किससे हुई है, आपकी हलंतम से। किससे? हलंतम से। ठीक है, और जो इसके अंदर आपका डू है, इसकी इत संज्ञा आपकी किससे, कौन से सूत्र से हुई है आपकी। देखिए, हमने ये जो आपके संख्यक वर्ण है ना, संज्ञा प्रकरण, उसके अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। डू की हुई आपकी आदिरीय टूडव से। कौन से सूत्र से? आदिरीय टूडव से। ठीक है, डुकरीय धातु में हलंतम सूत्र से अंतिम हलंत युक्त वर्ण की यह की इत संज्ञा होती है, तथा आदिरी टूडवे सूत्र से धातु के प्रारंभिक डू की इत संज्ञा होती है। ठीक है, और घय प्रत्यय के अंतिम वर्ण की हलंतम सूत्र से और प्रारंभिक घय वर्ण की आपकी लस्व तदिस्ते सूत्र से हुई है। ल श और कै वर्ग का। ठीक है, घय आपका कै वर्ग के अंदर आपका आता है, और इन इत संज्ञक वर्णों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है, अर्थात डुकरीय धातु का क्या शेष रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्री। ठीक है, और घय प्रत्यय का आपका क्या रहता है अशेष। क्लियर यहाँ तक? घय प्रत्यय में की इत संज्ञा हुई है, अतः अचोयन इति सूत्र से धातु में क्या होती है आपकी आदि वृद्धि होती है, यानी कि जो आपका क्री शेष रहता है इसकी आदि वृद्धि होकर आपका क्या बन जाता है, आपका कार। ठीक है, घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव पुल्लिंग होता है। अलम प्लस डुकरीय प्लस घय। अलम डुकरीय का क्या शेष बचा आपका क्री, और आदि वृद्धि हुई आपकी कौन से सूत्र से, अजो यूनिति सूत्र से। तो क्री का क्या बना आपका कार, और घय का आपका क्या शेष रहता है आपका अह, तो क्या बन गया आपका अलंकार है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? घय प्रत्यय से निर्मित होने के कारण अलंकार शब्द भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, जैसे हम अपने खुद को सजाने के लिए हम गहने पहनते हैं ना, कहीं हम चूड़ियां पहनते हैं, कहीं कानों में डालते हैं, ठीक है, कहीं अंगूठी डालते हैं, वैसे ही अपने जो पद्य होता है उसको सजाने के लिए हम अलंकार की जरूरत होती है। अलंकार के प्रवर्तक या जनक कौन है? आचार्य भामह। कौन है? आचार्य भामह। दंडी ने अपनी रचना काव्यादर्श में, काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की। अलंकार की सार्थक परिभाषा प्रस्तुत की है। देखिए, अलंकार के प्रवर्तक या फिर जनक तो माना जाता है आचार्य भामह को, और काव्यादर्श की रचना किसने की है? दंडी ने, और ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? दंडी ने।
काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकार प्रचक्षते। ठीक है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। पूर्व आचार्यों ने काव्य शास्त्र में अलंकार को अनेक रूपों में परिभाषित किया है और काव्य रूपी शरीर में शब्द और अर्थ को उसका शरीर, शब्द और अर्थ को तो उसका क्या बताया गया है? शरीर, रस को आत्मा और रीतियों को अवयव संस्थान और सूर्य आदि का गुण के रूप में स्वीकार किया है, जिसके आधार पर शरीर में कटक, कुंडल, हार आदि की तरह काव्य में शब्द और अर्थ की विशेष सन्निवेश क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। ठीक है, अर्थात अलंक्रियते इति अलंकार है। ठीक है, जो आपका अलंकार होता है वो कितने प्रकार का होता है? आपका 3 प्रकार का। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है आपका उभय अलंकार। ठीक है, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार जहां पर शब्दगत प्रधानता होती है, यानी कि शब्दों के आधार पर अलंकार की पहचान की जाती है, वो होते हैं आपके शब्दालंकार। और अर्थ के आधार पर पहचान की जाती है, वो होते हैं आपके अर्थालंकार। ठीक है, ये अर्थालंकार कर रखा है इन्होंने, तो ये है आपका अर्थालंकार। ठीक है, और उभय अलंकार दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? आपका उभय अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार आपके होते हैं जैसे अनुप्रास और नियमक आदि। अर्थालंकार जो आपके बाकी के रहते हैं, उपमा, रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, ये। और उभय अलंकार होता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता होती है, वो होता है आपका श्लेष अलंकार। सबसे पहले आपका आता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वैषम्येपि सवृषयेत्, यानी कि वर्णों की समानता। ठीक है, जहां पर वर्णों की समानता होती है, यद्यपि स्वर समान न हो, तो आपका क्या होता है? आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जहां वर्णों की समानता हो, स्वरों की भिन्नता होने पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की समानता का तात्पर्य व्यंजन वर्णों की समानता से है, ठीक है, न कि स्वर वर्णों की। अतः व्यंजन वर्णों की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है उसके कितने भेद होते हैं? आपके 5। कितने भेद होते हैं? आपके 5। एग्जाम में पूछ सकता है कि अनुप्रास अलंकार के कौन से भेद हैं। ठीक है, इनमें से एक अलग दे के पूछ सकता है। ठीक है, कि कौन सा वाला नहीं है। इसके जो ये उप उदाहरण है, इनको भी ये पूछ सकता है कि इसके अंदर आपका कौन सा अनुप्रास अलंकार है? छिकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, या फिर श्रुत्यानुप्रास है। ठीक है, इनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहला आपका छेकानुप्रास। इसमें एक व्यंजन वर्ण समुदाय की एक ही बार आवृत्ति होती है। एक व्यंजन वर्ण समुदाय की एक ही बार आवृत्ति होती है, वो होता है आपका छेकानुप्रास। जैसे गगनम, ममरगम, नभ भरा। देखिए, गए की एक बार हुई, मैं की एक बार हुई, भय की एक बार हुई। ठीक है, तो ये हुआ आपका छेकानुप्रास। नेक्स्ट है आपका वृत्तानुप्रास। कौन सा? वृत्तानुप्रास। इस प्रकार के अनुप्रास में व्यंजन वर्ण समुदाय की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे लता कुंजन, गुंजनम, मद वदली पुंजम, चपल नयन। ठीक है, ये जो इंजन जैन आपका ये बार बार यूज हुआ है, तो ये है आपका वृत्तानुप्रास। नेक्स्ट आपका तृतीयानुप्रास, जिसमें उच्चारण स्थानों की समानता प्रयुक्त होती है, अर्थात सुनने में समान उदाहरण प्रयुक्त स्थान प्रयुक्त हो, तो आपको कौन सा होता है? आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। नेक्स्ट आपका अंत्यानुप्रास। इस प्रकार के अनुप्रास में अंतिम वर्णों की समानता होती है, जैसे साधु संत निरामय, प्रभु दया आरामय। ये मय आया ना। ठीक है, ये है आपका अंत्यानुप्रास। नेक्स्ट आपका लाटानुप्रास। इस प्रकार के अनुप्रास में शब्दार्थ की आवृत्ति होती है, शब्द अर्थ की आवृत्ति होती है, जैसे विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम परछन गुप्तम धनम, विद्या भोक्री यशः सुक्री, विद्या गुरुणामुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमनो, विद्या प्रादेवता, विद्या राजसु पूज्यते न हिदम, विद्या विहीन पशु। देखिए, विद्या की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आपका लट्टानुप्रास है। ठीक है, देखिए जो हमने ऊपर भी किया था, लता कुंजन गुंजनम, मद बदली पुंजम, चपल नयनन विल्सने। ठीक है, यहाँ पे इंजे की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है।
काका कृष्ण पीके कृष्ण को भेद पीका क्यों वसंत समय प्राप्ति काके काके पीके पीके। ठीक है, यहाँ पर काका पीके, काका है पीके की बार बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर भी क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यमक अलंकार। इसका लक्षण क्या है? देखिए लक्षण में आपको रिक्त स्थान दे के भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ये पूछ सकता है कि सत्य अर्थ प्रतीक अर्थ, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, फिर नेक्स्ट लाइन दे दी। ठीक है तो ये आपको लक्षण भी आपको याद रखने हैं। सत्य अर्थ प्रतीक अर्थाया सॉरी सत्य अर्थे प्रथिग अर्थाया स्वर व्यंजन सहनते कर्मेण तेन वावर्ते यमकम विनि गदते। ठीक है, अर्थात जिस अलंकार में शब्द युगम तो समान होता है परंतु उनका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। शब्द युगल तो समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वो आपका कौन सा होता है? आपका यमक अलंकार होता है। देखिए जैसे ददता माँ करीभी अक्षतई समवता रस्महि रस्म स्तरई विविध काम महितांब सफुट स्रोज जवना जवना नदी। ठीक है, देखिए जवना जवना 2 बार आया, रस्म 2 बार आया, करीबी 2 बार आया, महिता 2 बार आया। ठीक है, इनका अर्थ अलग अलग है। ठीक, शब्द युगम तो समान है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है, तो ये कौन सा आपका यमक अलंकार है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल आए, आपका साहित्य में कहीं से भी ये एग्जाम्पल पूछ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इनके लक्षण होना याद होना बहुत जरूरी है। आपको ये याद रहना बहुत जरूरी है कि अगर युगल आया है, अगर बार बार अलग अलग अर्थ है, तो आपका क्या है? आपका यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए इसका। नव प्लास वनम पुरः सफुट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम आलोक्यत स सुरभिम सुमनो भरई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया है प्लस प्लस, प्राग प्राग, लतांत लतांत, सुरभिम सुरभिम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है? आपका यमक अलंकार है। नेक्स्ट आपका श्लेष अलंकार। श्लिष्टे ही पदेयी अनेक अर्थ अभिधाने श्लेष इष्यते। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां श्लेष शब्द अनेकार्थ होता है, इसलिए श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बहुअर्थक। ठीक है, इस पद में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वह पद श्लेष कहलाता है। ठीक है, जिसके एक में ही अनेक पद अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वो आपका क्या होता है? आपका श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफल तो मेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भरतुर भुन प्रतिशत कर सहस्त्रमपि। यानी कि विधौ एक तो है, इसके अंदर आया है भाग्य और एक आया है आपका चंद्रमा। ठीक है, भाग्य के ढल जाने पर यानी कि अगर भाग्य विपरीत हो जाता है तो सभी साधन विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आए है इसके अंदर चंद्रमा, अगर चंद्रमा ढल जाता है ना तो यानी कि सूर्य की रोशनी भी इसको सहारा नहीं दे सकती। ठीक है, एक और देख लीजिए। प्रत्युकार्त स्वर पात्रम भूषितानि शेष परिजनम देव विलसत्करेणु गुहनम संप्रति समयाव्यो सदनम। ठीक है, ये चंद्रापीड़ से लिया गया है इसके अंदर ये। ठीक है, इसका प्रत्युकार्त स्वर पात्रम, इसका एक तो अर्थ होता है राजा के सैनिकों की आवाज। ठीक है, राजा के सैनिकों की आवाज, और इसका दूसरा ही अर्थ होता है गरीब व्यक्ति के बच्चों का कोलाहल। 2 अर्थ हुए ना इसके। भूषितानि शेष परिजनम। ठीक है, भूषितानि शेष परिजनम, इसका एक मतलब तो है कि राजा के सैनिक परिजनों के भांति विश्राम करते हैं। ठीक है, राजा के सैनिक परिजनों की भांति विश्राम करते हैं। और दूसरा क्या है? जो गरीब व्यक्ति के परिजन है वो कुढ़ित अवस्था में क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। 2 अर्थ हुए ना इसके। ठीक है, तीसरा है विलसत्करेणु गुहनम। ठीक है, यानी कि राजा के हाथी और जो घोड़े हैं वो मध्य अवस्था में अपने पैरों से जमीन कुरेद देते हैं, लेकिन जो गरीब घर का मकान है वहां पे भूख के कारण चूहे जमीन कुरेद देते हैं। ठीक है, इस श्लोक में एक याचक राजा से अपने घर की समानता को बताते हुए द्विअर्थक श्लोक कहता है। इस श्लोक के 2 अर्थ होने के कारण इसमें क्या है? श्लेष अलंकार है।
ठीक है। जो आपके श्लेष अलंकार है, एक तो होता है आपका सैभंग और एक होता है आपका अभंग। ठीक है, आपको इतना याद रखना कि अगर आपका एग्जाम में आ जाए ना तो आपको सैभंग श्लेष अलंकार करना है, न कि अभंग श्लेष अलंकार। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जो आपके श्लेष है उसके कितने भेद होते हैं, आपके श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं, आपके 8। श्लेष के 8 भेद होते हैं आपके। पहला आपका वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति श्लेष, पद श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष, भाषा श्लेष। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए, वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति, वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति, पद विभक्ति वचन भाषा, पद विभक्ति वचन भाषा। ये तो बहुत ईजी है। देखिए, लिंग वचन विभक्ति प्रत्यय प्रकृति भाषा वर्ण पद। ठीक है ना, बहुत ईजी है। वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति, वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति, पद विभक्ति वचन भाषा, पद विभक्ति वचन भाषा। ठीक है, उपयुक्त इन 8 वेदों में से सामान्यतः व्यवहारिक प्रयोग में प्रकृति श्लेष प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेति अभिधीयते। ठीक है, परस्फुटम सुंदरम का अर्थ का क्या मतलब है, उपमान। परस्फुटम सुंदरम इसका मतलब है उपमान और साम्य का अर्थ है समानता। ठीक है, साम्य का अर्थ है समानता। उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ तुलना होता है। इस लक्षण में परस्फुटम सुंदरम शब्द का तात्पर्य उपमान है और साम्यम शब्द से तात्पर्य समानता है। अर्थात जहां उपमेय व उपमान की समानता सूचक तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंगीय अवयव होते हैं। कितने होते हैं, 4। पहला आपका उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, उपमान, जिससे तुलना की जाए, उपमावाचक शब्द इव, यथा, सम, सदृश, तुल्य इत्यादि। ठीक है, इव, यथा, सम, सदृश, तुल्य इत्यादि। ठीक है, ये मिलते हैं आपको उदाहरण में। ठीक है, तो आप इजीली पहचान जाते हो कि ये उपमा अलंकार है। इसका साधारण क्रम धर्म क्या है, सौंदर्यता। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप, मुखम कमलम एव सुंदरम। देखिए, मुख, मुख क्या है आपका उपमेय, कमल क्या है आपका उपमान, ईव क्या है आपका उपमावाचक शब्द, सुंदरम क्या है आपका साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म क्या है, सुंदरम। वागर्थाविव संपृक्त, वागर्थ प्रतिपत्ति जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। ठीक है, जो पार्वती और परमेश्वर हैं उनको किस तरह से बताया गया, वागर्थ और ईव। ठीक है, शिव और पार्वती के समान वाणी और अर्थ को बताया गया है। ठीक है, शिव और पार्वती के समान किसको बताया गया है, वाणी और अर्थ को बताया गया है। अतः यह उपमेय और उपमान की सादृश्यता होने के कारण उपमा अलंकार है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए, अक्षणात् प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वस्यात् प्रतिपत्तस्य शिखेव जर्तोमति। देखिए, यहाँ पे क्या आया, शिखेव, यहाँ पे आया ईव, यहाँ पे ईव। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षताप। ठीक है, संभावना अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेन यत। ठीक है, जहां पर उपमेय उपमान की क्या की जाए, संभावना की जाए, वो क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, एक और लक्षण है इसका, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मनः। उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ संभावना होता है। जहां उपमेय व उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त करने के लिए 5 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। कौन से, ध्रुवम, मन्ये, संके, नूनम, ईव। ईव आपका उपमा में भी आया था और ईव आपका उत्प्रेक्षा में भी आ गया। यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं, ईव को देखते ही उपमा लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ईव है वो क्रिया के साथ आया है कि नहीं। ठीक है, ईव अव्यय यदि क्रिया से संलग्न हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ईव अव्यय यदि उपमान के साथ संलग्न हो तो उपमा अलंकार कहलाता है। डाउट क्लियर हो गया। अब अगर क्रिया के साथ ईव लगा है तो वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार।
अगर उपमान के साथ ईव लगा है तो वो होता है आपका उपमा अलंकार। लिम्पते तमंगानी वर्षति वांजनम नभै ऐसत पुरुष से वेव दृष्टि विफलताम गता। ठीक है, जो यहाँ पे लिम्पति है और आपका सेव है, इनके साथ आपका क्या लगा है, ईव लगा है। ठीक है, अतः यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार सिद्ध है क्योंकि ईव अव्यय क्रिया के साथ लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्लियर हुआ ना, ईव वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा मैं मानती हूँ। अगर क्रिया के साथ लगा है तो आपका है उत्प्रेक्ष अलंकार, अगर उपमान के साथ लगा है तो है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका अर्थांतरन्यास अलंकार। उक्ति अर्थांतरन्यास सामान्य विशेष्यो, या फिर एक और है इसका, सामान्यम व विशेषो व तद अन्येन समर्थ्यते यनो सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण अंतरेण वा। जहाँ विशेष प्रकार का कथन होता है वह अर्थांतरन्यास अलंकार कहलाता है। सामान्यतः यह अलंकार सुक्ति, लोकोक्ति और मुहावरों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो सुक्ति में हमेशा आपका अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ठीक है, सुक्तियों में हमेशा कौन सा अलंकार होता है, आपका अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थो ही कन्या परकीय विद्या विहीन पशु। ठीक है, नेक्स्ट आपका निदर्शनालंकार। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना, यानी कि अभवन जो असंभव के समान दिखाई देता है वो आपका क्या होता है, आपका निदर्शनालंकार होता है। असंभव वस्तु की संभावना दर्शाना है आपका क्या होता है, आपका निदर्शना अलंकार होता है। असंभव वस्तु में संभावना दिखाना आपका क्या होता है, आपका निदर्शना अलंकार होता है। ठीक है, इदम किला व्याज मनोहरम समस्त अक्षमम साधयितुम यम इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्रधार्य समीलताम छेतु मर्षि व्यप्रियति। ठीक है, जो ये उदाहरण है इसके अंदर जो शकुंतला के द्वारा किया गया परिश्रम रूपी संभव कार्य है तथा नीलोत्पत्र से धारा के द्वारा समीलता को काटने रूपी असंभव कार्य की सदृश्यता दिखाई गई है। तो यहाँ क्या है, आपका निदर्शना अलंकार है। दूसरा उदाहरण और देख लीजिए इसका। कव सूर्य प्रभवो वंश कव च अल्पिष्यामति तितीर्षु दुस्त्रम मुहाद उडुपेन अस्मि सागरम। ठीक है, यहाँ पे कालिदास जब रघुवंश की रचना कर रहे थे ना, तब उन्होंने ये लिखा था कि कहाँ पे तो वो सूर्य के प्रभाव वाला वंश और कहाँ पर मेरी अल्पुदी। मैं इसको वैसे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे मैं एक छोटी सी नौका के द्वारा एक बहुत बड़े सागर को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका निदर्शना अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। सिद्धत्व अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निर्गत्यते। अध्यवसाय के सिद्ध रूप में कहे जाने पर अतिशयोक्ति कही जाती है। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाता है वहां क्या होता है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक सीमा से बढ़कर किया जाता है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना क्या कहलाता है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। कलम मन नभशी कमले च कुबलिये तानी कमकल तिकायाम सा च कुमार सुबगेतु उत्पाद परंपरा केम। यानी कि प्रियतमा को देखकर उसकी सखी के प्रति है उक्ति है, बिना जल के कम, यानी कि नायिका का मुख। ठीक है, बिना जल के कम कमल में दो नील कमल, यानी कि नायिका के मुख है और उसके ऊपर जो नायिका की दो आंखें हैं और वे सोने की लता भी सुकुमार और सुंदर हैं। यह कैसी अनर्थ परंपरा, अर्थात प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल कार्य है। इस उदाहरण में उपमेय क्या है आपका, एक तो उपमेय है आपका मुख और दूसरा है आपका नेत्र या श्रीर। ठीक है, नेक्स्ट उपमान क्या है आपका, कमल और नील कमल सवर्ण लता के द्वारा निगल लिए गए हैं। ठीक है, उपमान के साथ ही इनकी भिन्नता निश्चित होती है। इस प्रकार के श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ये जो आपका अलंकार वाला टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं स्टेट में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अलंकारों को हमने किया है, इससे ज्यादा नहीं।
क्योंकि इससे ज़्यादा करोगे तो न तो आप आपस में ये गचड़-मचड़ हो जाएगी, ठीक है? गचड़-मचड़ अपना हरियाणवी टच तो आएगा भई देखो। ठीक है, तो ये जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन है वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसंट्रेशन कहाँ पे रहेगा आपका साहित्य के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि 15 दिन में आपका ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपने साहित्य के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।